स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 8 former officers of the Indian Navy have been handed death penalty in Qatar. 8 भारतीयों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई है। I assure you that they are very much, very strongly in our priorities. दोस्तों, हाल ही में कतर से इंडिया के लिए एक बेहद शॉकिंग न्यूज का खुलासा हुआ। 26 अक्टूबर को कतर के कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने इंडियन नेवी के 8 फॉर्मर ऑफिशियल्स को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई है। ये सभी ऑफिसर्स 1 साल से भी लंबे समय से कतर के प्रिजन में डिटेन किए गए थे। इंडियन अथॉरिटीज के मुताबिक कतर ने डेथ पेनल्टी की इस वर्डिक्ट के स्पेसिफिक रीजंस या इस केस की जजमेंट अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं की है, यानी ऑफिशियल चैनल्स के द्वारा इनके चार्जेस को पब्लिक डोमेन में रिवील नहीं किया गया है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस वर्डिक्ट के पीछे स्पाइंग यानी जासूसी के चार्ज कोट कर रही हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी ऑफिसर्स पर कतर में रहकर एस्पेनाज के एलिगेशंस लगाए गए हैं और किसी भी देश के द्वारा किसी दूसरे नेशनल पर एस्पेनाज के चार्जेस लगाना अपने आप में बेहद संगीन और नाजुक मुद्दा होता है। हमारा विदेश मंत्रालय कतर के इस डिसीजन से बेहद शॉक्ड है और वो इस केस की डिटेल जजमेंट को जल्द से जल्द हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और जाहिर है कि वो इस डिसीजन को खारिज करने या एटलीस्ट इन सभी पर्सनल्स को इंडिया वापस लाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं। लेकिन जिस टाइम पर ये डेथ पेनल्टी अनाउंस की गई वो अपने आप में ही बड़ा क्रिटिकल और कंसर्निंग है। हमारे ऑफिशियल्स सभी लीगल, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑफिशियल्स के मुताबिक दोहा में मौजूद इंडियन एम्बेसी इस डेथ सेंटेंस में अपील के लिए कतर के टॉप लीगल और गवर्नमेंट के फॉर्मर एक्सपर्ट्स को रीच आउट कर रही हैं, जहां एक और इंडियन ऑफिशियल्स हायर कोर्ट में अपील के लिए लीगल असिस्टेंस ऑब्टेन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन ऑफिशियल्स की फैमिली मेंबर्स के द्वारा कतर के अमीर के आगे एक मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका भी फाइल की गई है। लेकिन सबके बीच यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इन सभी ऑफिसर्स की क्या प्रोफाइल है, ये कतर में क्या करते थे, उनके साथ ये क्राइसिस शुरू कब हुई, ये केस इतना बड़ा कैसे बन गया कि बात डेथ पेनल्टी पर आ गई, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के पास इस क्राइसिस से डील करने के लिए अभी क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, इस केस को डिटेल में समझने के लिए हमारे लिए सबसे पहले इसकी टाइमलाइन को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे केस में इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स यानी कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश का नाम शामिल किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि ये सभी ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर्स की श्रेणी में आते थे। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ से आने वाले कैप्टन नवतेज गिल एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के सन हैं। इनको एक कैडेट के तौर पर प्रेसिडेंट के गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। इन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज DSSC वेलिंगटन में भी सर्व किया है। इतना ही नहीं, इनको इंडिया के 2nd एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट पर एक नेविगेटिंग ऑफिसर के रूप में भी अपॉइंट किया गया था। ये इनका बेहद प्राइज्ड अपॉइंटमेंट था। इन्होंने एडवांस मिसाइल कॉर्वेट और लेजेंडरी किलर स्क्वाड्रन की लीडशिप INS प्रबल को भी कमांड किया था। इनके बाद कमांडर सुगुनाकर पकल कुरुकोंडा के सैनिक स्कूल के एक डेकोरेटेड एल्यूमिनस हैं। ये नेवी में इंजीनियरिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। इन्होंने 500 टन सेल शिप INS तरंगनी के साथ इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करने का रिकॉर्ड पब्लिश किया था। साथ ही इनको कमांडर इन चीफ से कमेंडेशन भी हासिल हुआ था। नेवी से रिटायर होने के बाद ये विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के लिए काम कर रहे थे। देहरादून से आने वाले कैप्टन सौरभ वशिष्ठ नेवी में एक इंजीनियरिंग ऑफिसर थे। इन्होंने DSSC वेलिंगटन और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद से अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। सदर्न नेवल कमांड के रिफिट ऑफिसर होने के साथ साथ इन्होंने INS मगर, INS कुलिश और INS खंजर और इंडियन कोस्ट गार्ड शिप संग्राम पर भी सर्व किया है। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी नेवी के एग्जीक्यूटिव ब्रांच के नेविगेशन स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने INS मगर कमांड की है। साथ ही साथ ये नेवी ईस्टर्न फ्लीट के नेविगेटिंग ऑफिसर के रूप में भी सर्व कर चुके हैं। इन्होंने राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर्स में भी सर्व किया है। रिटायरमेंट के बाद और कतर जाने से पहले ये सिंगापुर में नेवल पर्सनल को ट्रेन किया करते थे। ये पहले ऐसे आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन थे जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से नवाजा गया था। इनको 2019 में ये ऑनर हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। कतर में अपने अरेस्ट से पहले ये कतरी नेवी के पर्सनल्स को भी ट्रेन किया करते थे। कैप्टन BK वर्मा एक नेविगेशन स्पेशलिस्ट हैं।
जिन्होंने गोदावरी क्लास शिप में सर्व किया है। ये और इनकी वाइफ दोनों मिलिट्री बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। कमांडर अमित नागपाल नेवी में कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं, तो कमांडर एस.के. गुप्ता गनरी में स्पेशलाइज्ड हैं, जबकि रागेश इंडियन नेवी में सेलर का रोल निभा रहे थे। ये इस केस में इन्वॉल्व सभी ऑफिसर्स में अकेले नॉन कमीशन्ड ऑफिसर हैं। दोस्तों, इन सब ऑफिसर्स के वीव बैकग्राउंड से आप देख सकते हैं कि इंडियन नेवी के ये सभी ऑफिसर्स बेहद सेलिब्रेटेड और इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान अपने बलबूते पर बहुत से अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। खैर, इंडियन नेवी से रिटायर होने के बाद ये सभी पर्सनल्स अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कतर में रहकर कतर की एक प्राइवेट कंपनी दाहरा ग्लोबल के लिए काम किया करते थे। दाहरा ग्लोबल एक ओमानी प्राइवेट डिफेंस कंसल्टेंसी फर्म थी। ये फर्म और कतरी एमिरी नेवल फोर्स में इटालियन U-212 स्टेल्थ सबमरीन्स के इंडक्शन को ओवरसी कर रहे थे। इन सभी को लास्ट ईयर अगस्त 30 को अनडिक्लेयर्ड चार्जेस के बेसिस पर अरेस्ट किया गया था। तब इन 8 ऑफिशियल समेत 2 और वर्कर्स को एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था। 1 अक्टूबर को दोहा में मौजूद इंडियन एम्बेसडर और इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन के डिप्टी हेड ने इन सभी 8 नेवल वेटरन से मुलाकात की। अक्टूबर 3 को इन डिटेनीज को फर्स्ट कॉन्सुलर एक्सेस ग्रांट किया गया। दाहरा ग्लोबल के सीईओ खामिस अल अजमी भी ऑफिशियल्स के रेस्क्यू के लिए आगे आए, लेकिन उनको खुद भी अरेस्ट कर लिया गया। इनको 2 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, जिसके बाद इनको बेल पर बरी कर दिया गया। लेकिन मार्च 1, 2023 को इन्होंने इंडियन ऑफिसर्स द्वारा फाइल की गई मल्टीपल बेल प्लीज में से सबको रिजेक्ट कर दिया। मार्च 25, 2023 को इनके अगेंस्ट चार्जेस फाइल किए गए। मार्च 29, 2023 के तहत कतर के लॉस के तहत इनका ट्रायल शुरू हुआ। 30 मई 2023 को दाहरा ग्लोबल ने दोहा में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, जिसके बाद इनके सभी फॉर्मर एम्प्लॉइज, जिनमें से ज्यादातर इंडियंस थे, वो सभी घर वापस लौट गए। अगस्त 4, 2023 को इनको कतरी अथॉरिटीज के द्वारा थोड़ा रिलीफ दिया गया, जब इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से हटाकर डबल बेड ऑक्यूपेंसी वाले जेल वार्ड में इनके कलीग्स के साथ शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन 26 अक्टूबर 2023 को एक शॉकिंग डेवलपमेंट होती है। कतर की कोर्ट के द्वारा इन सभी 8 पर्सनल के लिए डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई। गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस केस को शुरुआत से ही बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है और उनकी तरफ से अरेस्टेड सेलर्स को लेजिटिमेट सपोर्ट पहुंचाने की ओर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस पूरे ट्रायल के दौरान इंडियन और कतरी ऑफिशियल्स ने इस मैटर को कई बार डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल्स पर उठाया है, लेकिन अभी तक इनको इसका कोई खास पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल पाया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज जब कतर ने इन सेलर्स पर डेथ पेनल्टी इंपोज की है, तो अब इंडिया के पास इस क्राइसिस से डील करने के लिए कौन से ऑप्शंस बचे हैं। तो जैसा कि हम शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं, इंडियन ऑफिशियल्स इस केस में हर पॉसिबल लीगल असिस्टेंस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी मदद से वो डेथ सेंटेंस को कतर के हायर कोर्ट में अपील कर पाएं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज इस पूरे केस के ट्रायल की ओपेसिटी है। जिस कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ ये ट्रायल्स कंडक्ट किए गए हैं, उसके चलते इंडियन ऑफिशियल्स के लिए कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना और उसके बेसिस पर लीगल असिस्टेंस गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही यहाँ कई एक्सपर्ट्स कतर द्वारा किए गए ट्रायल्स की लेजिटिमेसी को भी क्वेश्चन कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इन ट्रायल्स के दौरान इंडियन ऑफिसर्स को खुद को पूरी तरह डिफेंड करने का कितना चांस दिया गया है। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में मौजूद किसी फॉरेन अंडर ट्रायल को रिलीज नहीं कर सकती है, उसी तरह बाकी सभी कंट्रीज के अपने खुद के जुडिशियल प्रोसेस होते हैं और वो उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने यहाँ ट्रायल्स कंडक्ट करती है। उदाहरण के लिए, जब एनरिका लेक्सी इटालियन मरीन्स केस में केरला की कोस्ट पर इटालियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर MV एनरिका लेक्सी पर मौजूद 2 इटालियन मरीन्स के द्वारा 2 इंडियन फिशरमैन को किल किया गया था, उस केस में इंडियन गवर्नमेंट ने मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976, इंडियन पीनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और UNCLO's 1982 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपना स्टैंड डिसाइड किया था। एयर इंडिया के फॉर्मर UN इनवॉय और गल्फ रीजन के स्पेशलिस्ट सैयद अकबरुद्दीन के मुताबिक इस केस में इंडिया के पास भी अभी भी मल्टीपल ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। उनके मुताबिक लीगल अपील्स प्रोसेस के अलावा इस जुडिशियल आउटकम के इम्प्लीमेंटेशन का फाइनल डिसीजन कतर के हेड ऑफ स्टेट द्वारा लिया जाएगा और उनके इस डिसीजन को इंडिया अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू स्ट्रीमलाइन कर सकता है। फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर तलमीज अहमद के मुताबिक कतर की रॉयल फैमिली इंडिया के साथ उनकी रिलेशनशिप बहुत हाई वैल्यू असाइन करती है और कतर के अमीर के पास ये पावर मौजूद है कि वो ऐसे केसेस में अपनी रॉयल पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। इसलिए एम्बेसडर तलमीज अहमद का ये मानना है कि इस केस में जुडिशियल रिव्यू के अलावा हम एक रॉयल पार्डन की भी उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही इनका कहना है कि गल्फ रीजन में इंडियंस का इस तरह के एस्पिनाज एलिगेशंस फेस करना एक एक्सेप्शनल और रेयर केस है। इस गुडविल को भी इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा इस केस में
पॉजिटिवली यूटिलाइज किया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि इंडिया और कतर आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज मेंटेन करते हैं। कतर के लिए जाने वाला एलएनजी इंपोर्ट इन टाइज का सबसे क्रूशियल पार्ट है। इंडिया अपनी एलएनजी नीड्स का 40% कतर से इंपोर्ट करता है, यानी इंडिया कतर के लिए उसके एलएनजी एक्सपोर्ट्स की एक बेहद इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। साथ ही साथ भारत कतर के टोटल इंपोर्ट्स का 3rd लार्जेस्ट सोर्स है। इसके अलावा कतर भारत से मुख्य तौर पर कंस्ट्रक्शन और रॉ मटेरियल और फूड आइटम्स इंपोर्ट करता है। अगर आंकड़ों और इंस्टेंसेस की बात करें तो जब 2017 में कतर के अगेंस्ट एक कलेक्टिव ब्लॉकेट इंपोज किया था, तब भी भारत ने कतर की इन सप्लाईज को बंद नहीं किया था। इंडिया का ये जेस्चर भी इस केस में इंडिया के लिए गुडविल में ट्रांसलेट हो सकता है। इसके अलावा कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 2019 से इंडिया की न्यू इकोनॉमी में बहुत ही सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की है। भारतीय एयरटेल के एयरटेल अफ्रीका, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी, रिलायंस रिटेल वैल्यूज लिमिटेड, स्विगी, डेली हैंड और एलन करियर इंस्टीट्यूट जैसे इंडस्ट्रीज में हमें कतर की मेजर इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, टेक महिंद्रा, लार्सन एंड ट्यूब्रो जैसी मेजर इंडियन कंपनीज भी कतर में ऑपरेट करती हैं। कुल मिलाकर इंडियन मार्केट में कतर के सिग्निफिकेंट स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। दोस्तों सैयद अकबरुद्दीन एक और चीज कहते हैं कि यदि इंडिया की अपील की मर्जी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इस केस में इंडिया के पास ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस प्रिजनर्स एग्रीमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है। इंडिया ने बहुत से देशों के साथ ये प्रिजनर ट्रांसफर ट्रीटी साइन की है। इसके तहत यदि भारत का कोई सिटीजन दूसरे किसी देश में किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट किया जाता है तो वो अपना प्रिजन सेंटेंस भारत में आकर सर्व कर सकता है। इसके लिए उसको इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट को अपनी शिक्षा के बारे में नोटिफाई करना पड़ता है। इसके बाद इस ट्रांसफर के एप्लीकेशन को फॉरेन कंट्री और इंडियन गवर्नमेंट दोनों का ही अप्रूवल हासिल करना पड़ता है। यहाँ इस एप्लीकेशन के अप्रूव होने के लिए एक कंडीशन ये भी है कि उस प्रिजनर के अगेंस्ट फॉरेन कंट्री में कोई स्टैंडिंग अपील जारी ना हो। ये एग्रीमेंट प्रिजनर्स को अपनी होम कंट्री में अपनी फैमिली के पास रहकर अपना सेंटेंस पूरा करने की इजाजत देता है, जिससे इन प्रिजनर्स के सोशल रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस को भी मदद मिलती है। भारत और कतर के बीच भी इस एग्रीमेंट को 2015 में साइन किया गया था। मार्च 2015 में जब कतरी फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर खलीद बिन मोहम्मद अल अतिया इंडिया आए थे तो उनके द्वारा साइन किए गए बहुत से क्रूशियल एग्रीमेंट्स में एक ये ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड प्रिजनर्स एग्रीमेंट भी शामिल था। यानी भारत के पास इस प्रेजेंट केस में एग्रीमेंट को यूटिलाइज करने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन उसके लिए बेयर मिनिमम कंडीशन ये है कि इन सभी ऑफिसर्स के डेथ सेंटेंस को कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया जाए। लेकिन ये ऑप्शन भारत का सबसे आखिरी ऑप्शन होगा। उससे पहले भारत के द्वारा इस सेंटेंस को अपील करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। दोस्तों उसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि यहाँ इंडिया कतर के साथ अपने स्ट्रेटेजिक टाइज के बाकी पिलर्स को भी एक्सप्लोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल कतर के साथ इंडिया की डिफेंस टाइज इन दोनों बायलैटरल एजेंडा का काफी इंपॉर्टेंट पिलर फॉर्म करती हैं। इंडिया अपने डिफेंस इंस्टीट्यूशंस में बहुत सी कंट्रीज को ट्रेनिंग स्लॉट्स प्रोवाइड करता है। इन स्लॉट्स के तहत इंडियन इंस्टीट्यूशंस कतरी मिलिट्री पर्सनल को भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा इंडिया कतर में ऑर्गेनाइज की जाने वाली बाइनियल दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस डिमडेक्स का एक रेगुलर पार्टिसिपेंट है। इंडियन कोस्ट नेवल और कोस्ट गार्ड शिप्स बायलैटरल कोऑपरेशन और इंटरैक्शन के लिए कतर विजिट करती रहती हैं। नवंबर 2008 में जब इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह दोहा के विजिट पर थे तब इंडिया और कतर के बीच एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया गया था। इसको नवंबर 2018 में अगले 5 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत इस केस में कतर की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपनी डिफेंस इक्वेशंस को यूटिलाइज कर सकता है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियंस काफी लंबे समय से कतर में फेयर अमाउंट ऑफ गुडविल एंजॉय करते आ रहे हैं। कतर में 8 लाख इंडियन नेशनल्स की स्ट्रॉन्ग वर्किंग डायस्पोरा को लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स के रूप में देखा जाता है। ये कतर की लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी होने के चलते इनके कई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज और वर्कफोर्स में अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस केस के नेगोशिएशंस में हमारी इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी की गुडविल भी इंपैक्टफुल साबित हो सकती है। और यदि सबसे अनफॉर्चुनेट केस में ये सभी ऑप्शंस फेल भी हो जाते हैं तो भारत के पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच करने का लास्ट ऑप्शन भी बचा हुआ है। लेकिन फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर तलमीज अहमद के मुताबिक यहाँ इस पॉइंट पर सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि यहाँ कोई भी डेवलपमेंट सीनियर लेवल्स पर बिहाइंड द सीन्स बायलैटरल कॉन्सुलेशंस के थ्रू ही मुमकिन हो सकती है। ये इशू बेहद सेंसिटिव होने के कारण पब्लिक डिस्कशन का मैटर नहीं रह गया है। इस केस को क्वाइट डिप्लोमेसी और हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरवेंशन की जरूरत है।
इस केस में इश्यूज जितने सेंसिटिव हैं, इसके स्टेक्स भी उतने ही हाई हो जाते हैं। ऊपर से गल्फ रीजन आज इजराइल और हमास के बीच छिड़े वॉर की इस आग में झुलस रहा है। उसकी वजह से खास तौर पर इस केस के साथ रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ लीक्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी ऑफिसर्स पर जिस कंट्री के लिए जासूसी करने का इल्जाम लगा है वो कोई और नहीं बल्कि इजराइल है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच इस वॉर में इजराइल और कतर आमने सामने है, क्योंकि कतर हमास के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से एक है। लेकिन जैसा कि एम्बेसडर अकबरुद्दीन ने भी स्ट्रेस किया है कि ये केस भले ही कितना भी सेंसिटिव, कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रेसिडेंटेड क्यों ना हो, लेकिन इंडिया के पास इससे डील करने का इतना सफिशिएंट स्पेस अब भी मौजूद है कि हम दोनों की बायलैटरल टाइज की ट्रेजेक्टरी को प्रिजर्व करते हुए इसको दोनों देशों के हित में सुलझा सकें। अब इस ऑप्टिमिज्म को दोनों पक्षों के द्वारा किस तरह एग्जीक्यूट किया जाता है, यह हमारे जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर लर्नर्स के लिए डिप्लोमेसी का एक अहम लेसन बन जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस पे देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द पोटेंशियल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवरेज दैट इंडिया एंजॉयज इन इट्स डिप्लोमेटिक टाइज विद कतर। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।